नमस्कार। आज हम करेंगे नाटक के प्रमुख प्रकार अथवा वर्गीकरण। ठीक है, कि नाटक का किन किन रूपों में वर्गीकरण किया जा सकता है अथवा इसके प्रकार क्या हैं वो हम आज देखते हैं। हम शुरू करते हैं जो प्रश्न नाटक का वर्गीकरण। देखिए, संस्कृत काव्य शास्त्र में रूपक के भेद, रूपक अर्थात नाटक, ठीक है, संस्कृत में इसको रूपक बोला जाता है, इसलिए संस्कृत काव्य शास्त्र में नाटक के स्थान पर रूपक शब्द का प्रयोग होता है और नाटक को रूपक का ही एक भेद माना जाता है। संस्कृत में अंकों, पात्रों, भाषा एवं रंगमंच आदि की विशेषताओं को आधार बनाकर दृश्य काव्य के दो भेद किए गए हैं, रूपक और उपरूपक। ठीक है, दृश्य काव्य नाटक और एकांकी दृश्य काव्य के अंडर आते हैं क्योंकि इनको हम देख सकते हैं। ये दोनों भेद आकार के बड़े और छोटे होने पर ही आधारित है। ठीक है, जो रूपक और उपरूपक है। पुण्य रूपक के 10 भेद नाटक, प्रकरण, प्रहसन, व्यायोग, समावकार, डिम, इहामृग, अंक और वीथी हुए। कालांतर में संस्कृत साहित्य की जो विकसित परंपराएं नष्ट हो गई और उनके साथ नाटक साहित्य के ये अनेक भेद और उनके उदाहरणों के नाम केवल ग्रंथों में ही लिखित रह गए। हिंदी नाटक परंपरा केवल संस्कृत की काव्य शास्त्र की अनुगामिनी नहीं बल्कि उस पर पाश्चात्य साहित्यिक मानदंडों का भी प्रभाव है। ठीक है, किस पर? हिंदी नाटक परंपरा पर। इसमें सिर्फ संस्कृत का प्रभाव ही नहीं है, पाश्चात्य साहित्य का भी प्रभाव है, अर्थात जो फॉरेन का लिटरेचर है उसका भी इसमें प्रभाव है, जिसके अंतर्गत नाटक के भेदों और उपभेदों को कथ्य और शिल्प के आधार पर नया नाम और रूप प्राप्त हुआ है। देखो, नाटक के पाश्चात्य भेद। ठीक है, अब जो फॉरेन के विद्वान हैं उन्होंने नाटक के भेद क्या क्या किए वो देखिए। पाश्चात्य विद्वानों में सर्वप्रथम सुखांत और दुखांत, ठीक है, कॉमेडी और ट्रेजेडी नाम से नाटकों के 2 भेद किए। तदुपरांत कथ्य, शिल्प और रंगमंच पर होने वाले नए प्रयोगों के आधार पर भाव प्रधान नाटक, हीरोइक ड्रामा, समस्या मूलक नाटक, विचार प्रधान नाटक, प्रचारात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, प्रतीकात्मक नाटक आदि भेद प्रकट हुए। अब देखिए त्रासदी। त्रासदी को दुखांत नाटकों की श्रेणी में गिना जाता है। ठीक है, इसमें संचित कष्टपूर्ण स्थितियों का चित्रण प्रेक्षक के मन में करुणा और भय के भाव उत्पन्न करता है। प्रेक्षक होता है जो देखने वाला है नाटक। इसकी शैली उदात्त, गरिमा मंडित और व्याख्यात्मक होती है। त्रासदी मानव चरित्र की दृढ़ता और सहिष्णुता के भावों को उद्दीप्त करके भारतीय शब्दावली में रसोद्रेक उत्पन्न करती है। ठीक है, देन आता है कॉमेडी। जीवन की सामान्य घटनाओं द्वारा मनोरंजन के लिए हास्य व्यंग्य का आयोजन कॉमेडी द्वारा ही संभव होता है। वास्तव में कॉमेडी भारतीय प्रहसन जैसी ही एक विधा है। नेक्स्ट आता है भाव प्रधान नाटक, जिसको मेलोड्रामा भी बोलते हैं। भाव प्रधान नाटक त्रासदी का ही एक प्रकार है, परंतु इसका दुखांत होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, त्रासदी में क्या होता है, ट्रेजेडी में ट्रेजेडी रहती है पूरे के पूरे नाटक में, लेकिन जो भाव प्रधान नाटक है इसमें जो होती तो ट्रेजेडी की तरह, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसमें उसका जो अंत है जो भी है वो दुखांती हो, ट्रेजेडी उसमें हो। अधिक कष्टपूर्ण संघर्ष में घटनाओं का होना ही इसकी विशेषता है। ठीक है, इसमें क्या विशेषता होनी चाहिए, जो कष्टपूर्ण होना चाहिए, संघर्षपूर्ण, इसमें घटनाओं का समावेश रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है हीरोइक ड्रामा। प्रेम, साहस आदि घटनाओं का चित्रण ही हीरोइक ड्रामा है। अलंकार, आडंबर, अश्लीलता और असंगतिपूर्ण प्रासंगिक कथानक ही हीरोइक ड्रामा में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, इसमें प्रेम आ जाता है, साहस आ जाती है हीरोइक ड्रामा में, और जो इसकी विशेषताएं क्या है, आडंबर रहता है, अश्लीलता और असंगतिपूर्ण प्रासंगिक कथाएं इसमें रहती हैं। देन आता है समस्या मूलक नाटक। समस्या मूलक नाटकों में किसी सामाजिक अथवा नैतिक समस्या को लेकर कथानक की रचना होती है। ठीक है, जो कथानक है, जो इसकी जो लिया जाता है कथानक विषय, वो किस रूप में लिया जाता है, किसी सामाजिक अथवा नैतिक समस्या को आधार बनाकर। इसमें प्रदर्शित समस्या के प्रति समाज अधिक आकर्षित होता है और इसके विचारों को उत्तेजित करती है।
आगे आता है विचार प्रधान नाटक। विचार प्रधान नाटकों में समस्या के समाधान को खोजने के स्थान पर समस्या की ओर इंगित मात्र किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर क्या है, यहाँ पर समस्या को खोजा नहीं जाता, उसकी सर्च नहीं की जाती, बस उसकी तरफ क्या है, इंगित किया जाता है, मात्र इशारा किया जाता है। समस्या को समझने की वृत्ति ही दूसरी विशेषता है। इसका आनंद भावजन्य न होकर बौद्धिक होता है। नेक्स्ट आता है प्रचारात्मक नाटक। सुधार की भावना को लेकर लिखे जाने वाले नाटकों को क्या कहते हैं, प्रचारात्मक नाटक। ठीक है, जिसका हम प्रचार करते हैं, किसका, अगर हम किसी चीज़ का सुधार चाहते हैं। इन्हें शिक्षाप्रद नाटक भी कहते हैं। देन आता है ऐतिहासिक नाटक, हिस्टोरिकल जिसको बोलते हैं। ऐतिहासिक नाटकों का विभाजन एवं नामकरण कथा वस्तु के आधार पर ही हुआ है, क्योंकि इसका विषय इतिहास या जीवनी से संबंधित होता है। प्रसाद एवं शेक्सपियर के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक हैं। नेक्स्ट आता है प्रतीकात्मक नाटक। इनके पात्र भावों और विचारों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है जी, किसके, भावों और विचारों के क्या है, प्रतिनिधि होते हैं। इन पात्रों का संघर्ष क्या है, बाह्य संघर्ष ना होकर मानसिक संघर्ष होता है। ठीक है, इसमें आंतरिक संघर्ष रहता है मनुष्य का। देन आता है हिंदी नाटकों का वर्गीकरण। अभी हिंदी नाटकों के देख लीजिए, वो पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार थे। पाश्चात्य नाटकों का वर्गीकरण था, अभी हिंदी के देख लीजिए। संस्कृत और पाश्चात्य साहित्य संस्कारों से प्रभावित होने के कारण हिंदी नाटकों के वर्गीकरण में भी संस्कृत एवं पाश्चात्य नाटकों की अनेक विशेषताओं का समारोह हो गया है। इसलिए विषय, शैली और रंगमंच की दृष्टि से हिंदी नाटकों की पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक, समस्या मूलक नाटक, मनोविश्लेषणात्मक नाटक, प्रतीकात्मक नाटक एवं नुक्कड़ नाटक आदि भेदों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला देखिए पौराणिक नाटक। पुराण की कथाओं से संबंधित नाटकों को क्या कहा जाता है, पौराणिक नाटक। इनमें कल्पना, प्रतीकात्मकता, चमत्कार, धार्मिकता, ईश्वरीयता की भावना पाई जाती है। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक नाटक। इसमें नायक एवं घटनाएं इतिहास प्रसिद्ध होती हैं। लेखक इतिहास के कलेवर में आधुनिक समस्या को भी चित्रित कर सकता है। प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा आदि लेखकों के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक है। ठीक है, जो इसमें जो लेखक है वो क्या कर सकता है, कथा इतिहास की लेकर जो आज की ज्वलन समस्याएं हैं उनके निर्धारण के लिए भी इस रूप में वो नाटक लिख सकता है, इतिहास को आधार बनाकर। नेक्स्ट आता है सामाजिक नाटक। इन नाटकों में राजनीतिक, समाज सुधार संबंधी एवं शिक्षा आदि के अन्य समस्याओं को लिया जाता है। भ्रष्टाचार, पदमोह, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह आदि इसके प्रमुख विषय हैं। नेक्स्ट आता है समस्या मूलक नाटक। जिन नाटकों में पूरी गंभीरता से किसी भी प्रकार की समस्या को उठाकर उसके संपूर्ण संदर्भ को प्रस्तुत करके प्रेक्षक की संवेदना को जगाया जाए, उसे क्या बोलते हैं, समस्या मूलक नाटक। नेक्स्ट देखिए मनोविश्लेषणात्मक नाटक, जो मन का विश्लेषण करते हैं। मनुष्य के विचारों और भावों की मनोवैज्ञानिक उलझनों को प्रस्तुत करने वाले नाटक क्या है, मनोविश्लेषणात्मक नाटक कहलाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, मनुष्य के जो भाव रहते हैं, विचार रहते हैं तथा जो उसके मन से जुड़े होते हैं उन चीज़ों का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। इन नाटक में आंतरिक चरित्र के पक्षों का उद्घाटन ही होता है। ठीक है, मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, इस चीज़ का चरित्र इसमें सबसे ज़्यादा रहता है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के अधिकांश नाटक क्या है, मनोविश्लेषणात्मक है। नेक्स्ट आता है प्रतीकात्मक नाटक। प्रतीकात्मक नाटक में पात्र किन्हीं अमूर्त भावनाओं या विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट आता है नुक्कड़ नाटक। वर्तमान समाज एवं जीवन की जटिलताओं ने नुक्कड़ नाटक को जन्म दिया है। न मंच की आवश्यकता, न वेशभूषा की चिंता, इन सब से मुक्त नुक्कड़ नाटक जनता के बीच ही खेले जाते हैं। यद्यपि इन नाटकों को समस्या प्रधान या सामाजिक नाटकों में गिना जा सकता है, परंतु रंगमंचीयता और प्रस्तुतिकरण के धरातल पर नया प्रयोग होने के कारण इसे नुक्कड़ नाटक कहा जाता है। गुरशरण सिंह, सफदर हाशमी आदि ने अनेक नुक्कड़ों पर नुक्कड़ नाटकों का सफल आयोजन किया है। ठीक है, नुक्कड़ नाटक वही जो गली मोहल्ले में चौराहे पर जो दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर इनको प्रदर्शित किया जा सकता है, जो नुक्कड़ नाटक होते हैं। जो अन्यथा दूसरे नाटकों के लिए क्या है, रंगमंचीयता की आवश्यकता रहती है, एक मंच होना चाहिए। लेकिन नुक्कड़ नाटक क्या है, किसी भी शहर, गाँव, किसी के भी चौराहे पर ये खेले जा सकते हैं, उनको प्रदर्शित किया जा सकता है।
अंत में देखिए, इसके अतिरिक्त हिंदी नाटकों में कुछ और भी तात्विक भेद है, जैसे वस्तु प्रधान नाटक, भाव प्रधान नाटक, चरित्र प्रधान नाटक आदि, पर इनका समाहार उपयुक्त वर्गीकरण में ही संभव हो जाता है। ये था आपका प्रश्न। नाटक का वर्गीकरण जो उसके भेद, यही समाप्त होता है।